चलिए बच्चों, एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक और नए चैप्टर का एमसीक्यू। ये वो चैप्टर है जिससे सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड दोनों ही बोर्ड में, सीबीएसई प्लस बीएसईबी दोनों ही बोर्ड में इस चैप्टर का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। और अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से 12 से 15 नंबर का सवाल, 12 टू 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो भैया कहीं नहीं गया, हर बार सवाल आना ही आना है। और अगर मैं बच्चों के रिस्पांस की बात करूं तो मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर में परेशान रहते हैं ड्यू टू उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, इस वजह से। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब तक हमने सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपके एक भी नंबर में बिल्कुल कटने नहीं दूंगा, इसलिए मैं आपके साथ मैं भी मेहनत करने लग रहा हूं। और सारे के सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर का जो हमने बहुत पहले पढ़ा था क्लासरूम के अंदर, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करवाने लग रहा हूं। इस चैप्टर के का कॉन्सेप्ट मैं कवर नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा एमसीक्यू करवाऊंगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि YouTube के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो डला हुआ है पूरे क्लास का। कुछ वीडियोस वहां डली हैं और कुछ वीडियोस मेरे एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डली हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाएं वहां से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर सर्च करें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी। बहुत सारे कंटेंट वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं जो यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं डलेंगे। इसलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एज यूजुअल जो नए बच्चे हैं, और दिल से चीजों को देखें क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैप्टर। कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं तो भैया 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस। ओ माय गॉड सर, इतने अधिक! बिल्कुल, क्योंकि वेटेज का चैप्टर है। याद है हम लोगों ने नेशनल इनकम में भी लगभग 60 क्वेश्चंस किए थे क्योंकि उस चैप्टर का भी वेटेज था। और इसके बाहर कुछ नहीं आना। जो बच्चा कुछ नहीं किया बस मेरी इस लेक्चर को सुने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न को देखे और जो क्वेश्चन करा रहा हूं इतने ही क्वेश्चंस करके चले जाओ, तुम्हारा नैया पार लग जाएगा। आऊंगा मैं एग्जाम के बाद, आऊंगा और बात करूंगा कि भैया कितने क्वेश्चंस हमारे असाइनमेंट से थे और कितने क्वेश्चन मिलते जुलते थे। बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। हो सके तो क्वेश्चन भले सेम ना हो लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। आऊंगा मैं चर्चा करने आफ्टर एग्जाम्स और तुमसे बातें करूंगा। उससे बेटर है कि सारी चीजों को दिल से अच्छे से आप कवर करते चलो। असाइनमेंट आपके पास होना चाहिए प्रिंट आउट फॉर्मेट में, तो आपको मजा आने वाला है। आओ बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ। कितना खूबसूरत असाइनमेंट बनाया है यार, कितना खूबसूरत असाइनमेंट बनाया। मैं कह रहा हूं ना भैया, इंडिया लेवल का कंटेंट तुम्हें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इंडिया लेवल का। इस शहर से कंपेयर करना तो बिल्कुल बेवकूफी होगी। इंडिया का जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है मैं वो तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं। जो हम लोगों ने बेस्ट यूनिवर्सिटीज में सीखा है वो चाह रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को डिलीवर करूं और ज्यादा से ज्यादा यहां से बढ़िया इकोनॉमिक्स पैदा करूं, बनाऊं जो देश के लिए एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करें। और अगर आज कमी है इस देश में तो अच्छे अर्थशास्त्रियों की कमी है। जो मैं नहीं कर पाया वो चाहता हूं मेरे बच्चे अचीव करें। बस मैं एक छोटा सा जरिया उनके लिए हूं, जिसके लिए मैं लगातार कोशिश करने लग रहा हूं। तो बच्चों शिद्दत के साथ मेहनत करो। 12वीं एक पहला कदम है जहां तुम अपनी बुलंदियों को छू के ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। नंबर आए चाहे नहीं आए, अगर नॉलेज भी तुमने गेन कर लिया तो ये भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट देने वाला है। इसलिए नॉलेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी भी नॉलेज रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ताकतवर महसूस करेंगे, अंदर से कमजोर नहीं होंगे। आप हमेशा लड़ने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपको सीखना चाहिए इस ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी से कि कितने सारे लोगों ने हमें परेशान किया, कितने सारे लोगों ने हमें गाली दी, हमने क्या कभी कुछ किया? कुछ नहीं किया। उल्टा उनके लिए अच्छा ही बोला, उल्टा अपने बच्चों को कहा उनकी भी इज्जत करो, उनके संस्कार में कमी नहीं छोड़ा। क्यों? बिकॉज हमें पता है
कि हमें हमारे पास क्या कंटेंट है, दूसरों के पास क्या कंटेंट है। तो बातों से जीतने से अच्छा है कि मैं अपने काम से जीत जाऊं, और जिसका असर दिखा भी है। आप सबने बेहद प्यार दिया है, इसके लिए मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो जहां है जैसे भी है, उसने दिल खोल के सपोर्ट किया है हमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे इसी तरीके से मुझे प्यार अपना देते रहेंगे, और मैं इसी एनर्जी के साथ, इसी स्माइल के साथ मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। कोई नहीं रोक पाएगा हमें, ना मुझे मेहनत करने से और ना आपको जीतने से। तो चलो बच्चों, इसी स्पिरिट के साथ हम शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ देखना है। एक शॉट में आपको भी इस वीडियो को कंप्लीट करना है, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। वीडियो को लाइक करना है भैया, तुम वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चलता है कि यस तुम घर पर पढ़ाई करने लग रहे हो। कमेंट करके बताना है कि हाँ सर ऑल डाउट्स आर क्लियर, बहुत मजा आया, जो भी तुम्हारी अपनी फीलिंग है। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। निवेश के लिए कौन सा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है? निवेश के लिए निर्धारण कारक क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। मैं हिंदी में भी पढ़ देना चाहता हूं। पूंजी की सीमांत दक्षता, ब्याज दर, दोनों ए और बी। भैया सीधी सी बात है, अब तुम सोचो ना, तुम क्या सोच के बाजार में निवेश करते हो कि तुमको मुनाफा कितना होने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट तो होगा ही होगा, बिल्कुल देखते हो। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बहुत बच्चों के लिए नया हो सकता है, तो ऑप्शंस के अंदर कॉमन सेंस का यूज करना होता है। अब बी तुमको लग रहा है, तो सी ऑप्शन दिया है ए और बी, तो भैया मैं इस पर टिक मार दूंगा। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। फॉर कीन्स, कीन्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? कीन्स के लिए निवेश का मतलब क्या था? भैया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट था कीन्स के हिसाब से निवेश का मतलब, या रियल इन्वेस्टमेंट था, वास्तविक निवेश था? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भैया चलो दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू करो, और जरा जल्दी से मुझे बता दो कि कीन्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था। चलो तो भैया जिन जिन को आंसर नहीं पता, भैया सीधे से क्वेश्चन को भैया याद कर लेना कि कीन्स ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई? रियल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल वास्तविक निवेश। भैया उलझना बिल्कुल भी नहीं है, जहां भी फंसो। जिन बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, खासकर बिहार बोर्ड वालों, तो तुम्हारे पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सीबीएसई वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल ही याद कर लेना है। लेकिन बिहार बोर्ड वालों, जिन जिन क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हें डाउट लगे, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के भैया आगे बढ़ जाना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हाट इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस? भैया एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होता है? क्लास में कितनी दफा करवाया होगा, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर है भैया, जाके देख लो। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, इसलिए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आओ भैया, द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन महामंदी किस वर्ष में आई थी? 1930, 1930। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, 1930। विच वन इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? एमपी सी प्लस एमपीएस 0 के बराबर, गलत। लेस देन 1, गलत। ग्रेटर देन 1, गलत। तो बचा कौन? एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस कॉन्सेप्ट क्लासरूम में कवर है, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर भी है। चलो खैर सीधा सीधा तुम याद कर लो, एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और अभी पीछे था एपीसी प्लस एपीएस, वो भी 1 के बराबर होता है। एपीसी प्लस एपीएस वो भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कैसे होता है ये सब रेगुलर क्लासरूम के अंदर चर्चा बहुत डिटेल में चली हुई है। इन Keynesian viewpoint, the equilibrium level of income and
employment, income and employment in the economy is established where, देखो जरा, केन्सियन दृष्टिकोण में अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन स्तर, आय और रोजगार का संतुलन स्तर स्थापित किया गया है, जहां, कहां भी इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। खैर देखो अगला क्वेश्चन, मार्जिन हाँ भैया, भैया आ गया, भैया फॉर्मूला आ गया, द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू। अब देखो ये कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जो तुमको डिट्टो याद करके ही चले जाने हैं, ठीक है, इनमें समझने का कोई अभी लॉजिक एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी नहीं बनता। या दूसरा तरीका है कि आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ही क्या करें, आप इन क्वेश्चंस को छोड़ दें। अब भैया चलो, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भैया प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन कॉस्ट होता है। अब ये क्या होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन कॉस्ट, स्टार मार्क दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में अगर भूल जाओ तो क्वेश्चन को छोड़ देना, अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, संभावित उपज अपॉन कीमत, ठीक है बच्चों। चलो आओ, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आय ₹5,000 करोड़ से बढ़कर 4,100 करोड़ हो जाती है। नतीजतन इसका असर क्या होता है, उपभोग व्यय 4,000 करोड़ से बढ़कर 4,100 करोड़ हो जाती है। ऐसे मामले में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ऐसे मामले में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब हो गया, एमपीसी पूछ रहा है, एमपीसी पूछ रहा है। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम, इनकम बढ़ के 5,000 करोड़ से कितना हो गया, इनकम राइजेस फ्रॉम 500 करोड़ टू 4,600 करोड़। अच्छा इनकम जो है वो बढ़ के चेंज जो दिख रहा है वो 5,000 से 4,600 का है। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम, राइजेस फ्रॉम है, देखो राइजेस फ्रॉम है 4,000 से 4,600 हो गया। भैया ध्यान से शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, यहां क्या बोला है, इनकम राइजेस फ्रॉम 5,000 करोड़ टू टू कितना हो गया 4,100 करोड़। टाटा में थोड़ा सा एरर नजर आ रहा है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम 4,000 करोड़ से 4,100 करोड़। तो भैया बताओ जरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा। चलो बच्चों एमपीसी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। वे डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, उपभोग में परिवर्तन, चेंज इन कंजम्पशन। न्यूमेरिकल सवाल हम लोगों ने क्लास में इसीलिए किया था क्योंकि एग्जाम में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछता है। और दूसरा हो गया क्या, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चलो जरा अब इसी फॉर्मूला के आधार पर आप सवाल को जरा करने का प्रयास करके देखो। चलो इसको मैं 4,600 को ना, इसको मैं 5,600 करा देता हूँ, इसको काट के 5,600 कर लो, 5,600 5,600 टाइपिंग एरर होगी। तो भैया चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकलेगा, चेंज इन हमारा कंजम्पशन जो है वो कितना है 4,100 से, 4,100 पहले था अब हो गया 4,000 पहले था तो चेंज निकल गया, बाद में से पहले वाले को माइनस करते हैं। और इनकम भी 5,600 से बढ़कर कितना हो गया 5,600 से अब हो गया, पहले कितना था 5,000, तो भाई 600 तो आया चेंज इन कंजम्पशन। और हमारा 600 ही आया, 600 ही आया कितना, दोनों बराबर हो गया। डाटा में कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के, इनकम जो है वो बढ़कर 5,000 करोड़ से 4,100 हो गया, ये तो भैया हो नहीं सकता। इनकम घट गया, यहाँ बोल रहा है राइजेस, तो घटने का सवाल हो ही नहीं सकता। तो या तो उल्टा दिया हो सकता है डाटा, ये हो सकता है 4,100 बच्चों, ये हो सकता है 4,100 से बढ़ के कितना हो गया 5,000 हो गया, 4,100 से बढ़कर कितना हो गया, ऐसे करके देखते हैं जरा, 4,100 से बढ़ के कितना हो गया
5000 हो गया, अच्छी बात है। एज अ रिजल्ट, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम, कंजम्पशन जो है 4000 से बढ़ के 4600 हो गया। तो जरा अभी तो उतना ही आना चाहिए, नहीं आएगा, देखो जरा डेल्टा सी 4600, एक बार फ्रेश कर लेते हैं भाई, ये लो चेंज इन कंजम्पशन। हाँ भाई, कंजम्पशन कितना था, 4600 हो गया, ये लो 4600, और पहले कितना था 4000। ओके, इनकम अब कितना हो गया 5000, इनकम हो गया अब 5000, पहले कितना था, पहले था 4600, पहले था 4600, तो ये कुछ आया मेरे पास 600, और ये कुछ आया मेरे पास 400, ये कुछ आया मेरे पास 400। अगर मैं इसको कट कर दूं, ये मेरे पास आ जाएगा, तो एमपीसी की वैल्यू तो भाई 0 और 1 के बीच में रहती है, तो भी एमपीसी का मान अभी यहाँ पर ठीक नहीं आ रहा। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, इनकम बदला है 4600 से 5000, 400 करोड़ का इनकम चेंज है, और कंजम्पशन 4000 से बढ़ के हो गया है कितना 4600। तो भैया चेंज इन इनकम से ज़्यादा चेंज इन कंजम्पशन हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। हेलो, क्लासरूम के अंदर बताया तो है कि चेंज इन इनकम से ज़्यादा चेंज इन कंजम्पशन हमारा हो ही नहीं सकता। भैया डाटा, क्वेश्चन के डाटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप सही अप्रोच के साथ बना लेना, सेम फॉर्मूला लगा के चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो भैया हमारा आंसर आ जाएगा। डाटा में कुछ ना कुछ एरर मुझे लग रहा है। खैर चलो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं एक बार चेक कर लूंगा, टाइपिंग एरर हो सकता है। चलो भाई आ जाओ, अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम कीन्स, जिसने फेमस बुक लिखा था द जनरल थ्योरी, कब पब्लिश किया था, 1936, 1936। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डेफिशिएंट इन कीन्सियन इकोनॉमी। भैया स्टेट ऑफ डेफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, देखो जरा, निम्नलिखित में से किसे कीन्सियन अर्थव्यवस्था में कमी की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो कमी का मतलब क्या होता है भाई, डेफिशिएंट का केस कब बनता है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट में तो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। और एक्सेस कब होता है, जब एडी ग्रेटर देन एस, फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन के ऊपर वाली जो स्थिति आती है, जो डायग्राम में मैंने आपको बताया था वो क्लासरूम के अंदर। आओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनमें से कौन सा एमपीसी है, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलो देखो, ऑन विच फैक्टर, किस फैक्टर पर रोजगार का केन्सियन सिद्धांत किस कारक पर निर्भर करता है, ऑन विच फैक्टर केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स। भैया इफेक्टिव डिमांड, बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव डिमांड की थ्योरी पर बेस्ड है हमारा ये कीन्स का पूरा थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 13, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपने, आपूर्ति अपनी मांग पैदा खुद करती है, ये किसने कहा था, जेबी सेज ने ये बात कही थी। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, हु इज द राइटर ऑफ द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओहो, कैसा सवाल हमसे पूछ रहा है। जेम कीन्स ने ये किताब लिखी थी 1936 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इनमें से कौन सी बात सही है, रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। भैया पढ़ो जरा, स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, नो पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर आ सकती है। और उन्होंने कहा था नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही होगी, ठीक है। उनका ये मानना था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती, क्लासरूम के अंदर नोट्स में भी बताया था।
पॉइंट नंबर सी, बोथ एंड भी, दोनों बात ही सही है, दोनों बात बिल्कुल सही है। बच्चों देखो ये चैप्टर बहुत, जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं कि आप YouTube पर लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे की लेक्चर डली हुई है, 2-3 लेक्चर डली होगी, बाकी एप्लीकेशन पर डली होगी, तो आप लेक्चर को एक बार कंप्लीट कर लें, फिर आपको मजा आएगा। अगर आपको वाकई में दिक्कत हो रही है तो, और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो पेशेंस के साथ देखें। जो बच्चे जिन चैप्टर्स को छोड़ के जाते हैं, भैया हमें छोड़ के कुछ नहीं जाना, जितना मैक्सिमम चीज हम कवर कर सकते हैं उसको कवर करके जाएंगे। ठीक है, और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो स्पेशल ट्रिक्स मैंने क्लास में बताया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर छोड़ के जाने हैं एग्जाम में, जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। चलो, विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसको ठीक कर लो। एमपीसी, जैसे जैसे निवेश आपका बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंजम्पशन कम होगा, तो एमपीसी क्या होगा, फॉल करेगा, एमपीसी गिरता है। निवेश, इसको कर लो एमपीसी, एमपीसी में वृद्धि के साथ साथ, निवेश में वृद्धि के साथ साथ, निवेश में वृद्धि के साथ साथ यहां कर लो एमपीसी, निवेश में वृद्धि के साथ साथ एमपीसी क्या होता है, गिरता है। ठीक कर लेना भाई, इसको यहां से काट लो। चलो देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन सा रियल इन्वेस्टमेंट है भैया, रियल इन्वेस्टमेंट कौन सा है? तो भैया परचेज ऑफ अ सेल, परचेज ऑफ ओल्ड फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट। चलो देखो जरा, द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, एग्रीगेट डिमांड बोले तो एडी वो पूछ रहा है, इंडिविजुअल कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दीज, एग्रीगेट डिमांड सभी को जोड़ के निकलता है, इंडिविजुअल को जोड़ो, पब्लिक और इन्वेस्टमेंट। एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, एमपीसी का मान है कितना, 0.5, तो बोलता है कि जरा के की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो हम जानते हैं के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, फॉर्मूला याद कर लो। के 3 फॉर्मूले बताए थे क्लासरूम के अंदर, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान जाएं। के इज इक्वल टू 3 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, दूसरा फॉर्मूला 1/एमपीएस, और तीसरा फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। 3 फॉर्मूले अलग अलग मैंने बताए थे। चलो देखो जरा, कौन सा फॉर्मूला लगा के बन जाएगा, तो के इज इक्वल टू 1/0.5, घटा के आ गया 0.5, भैया 0, 5 2 10, भैया के की वैल्यू क्या आ गई, के इज इक्वल टू 2, मतलब हमारा डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, 20 का डी। चलो जरा बच्चों, देख रहे हो तो बेसिक्स क्लियर हैं, तो सवाल तो फटाफट, एमसीक्यू में तो भैया हम यूं उड़ा देंगे, एग्जाम में टेंशन लेना ही नहीं है हमको। आओ देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 21, ऑन विच कॉन्सेप्ट डज क्लासिकल व्यू पॉइंट, हाँ, शास्त्रीय दृष्टिकोण किस अवधारणा पर निर्भर करता है, क्लासिकल व्यू पॉइंट किस चीज पर निर्भर करता था, देखो जरा, सेज लॉ ऑफ मार्केट, मार्केट सेज लॉ क्या कहता था कि भैया सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, और डी जो है वो क्या कहता है, ऑल द अबव। तो बिल्कुल सही बात है, क्लासिकल व्यू पॉइंट में ये सभी बातों से मैं सहमत हूँ। चलो भैया आओ जरा, बिल्कुल चैप्टर वाइज भी डिसाइड कर रखा है क्वेश्चंस को, आओ देखो, which one of the following is, which one of the following is determining factor of equilibrium income in Keynesian viewpoint, निम्नलिखित में से कौन सा केन्सियन दृष्टिकोण में संतुलन आय का निर्धारण कारक है, कीन्स के आधार पर, एग्रीगेट डिमांड, और भैया यहाँ कर लो एग्रीगेट सप्लाई, एक में कर लो एग्रीगेट डिमांड, दूसरे में कर लो एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग, कुल मांग, और यहाँ कर लो समग्र पूर्ति, समग्र समग्र पूर्ति। लो भैया बिल्कुल दोनों,
कीन्स में इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहां पर एडीएस के बराबर होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि बताओ भैया कीन्स के लिए इक्विलिब्रियम की अवस्था कब महसूस होगी, तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन कीन्सियन व्यू पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कीन्स के हिसाब से संतुलन की अवस्था कब कब होती थी इकोनॉमी में, वेयर, जहां पर एडी और एस बराबर होते थे। अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ होता है, जहां एडीएस बराबर होते हैं। देख रहे हो बच्चों, कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। अब इतने क्वेश्चंस में से तुमको कोई 4-5 क्वेश्चन दे देगा तो तुम उड़ा नहीं दोगे सवाल को। तो इस वीडियो को, अगर इस चैप्टर में दिक्कत है तो सबसे आसान तरीका बताऊं भैया, इस वीडियो को 3-4 बार देख लो, और एमसीक्यू को जो तुम्हारे पास असाइनमेंट है उसको एक बार देख के करो, और 2-3 बार बिना देखे कर जाओ, तुमको आंसर्स अपने आप याद हो जाएंगे। अब भैया एट द एंड, बिफोर द एग्जामिनेशन, अगर आपको चीज़ों पर कमांड नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे, क्योंकि कंसेप्ट सीखने में टाइम लगता है और रेगुलर रिवीजन करना पड़ता है। तो क्या तरीका है, हमको नंबर से भी मतलब है, तो क्या तरीका है, इस चीज़ों को जैसे मैं बता रहा हूँ आप सीधे सीधे वैसे रट जाओ, बात खत्म हो गई। कीन्सियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, कीन्स की थ्योरी किस चीज से एसोसिएटेड है, तो भैया इफेक्टिव डिमांड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, बिल्कुल सही बात है। हमने सब कीन्स की थ्योरी में ही ये सारी चीजें पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन कॉजेज इंक्रीज इन, भैया सीधी सी बात है, अगर आय और उत्पादन के संतुलन स्तर की कुल मांग में वृद्धि के कारण निम्न में से वृद्धि होती है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑप्शन बी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑप्शन सी इनकम बढ़ेगा, ऑप्शन डी बोलता है कि ये सभी के सब बढ़ेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, सभी के सभी ऑल द अबव बढ़ जाएंगे। चलो देखो, ऑन विच कंसेप्ट क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, क्लासिकल व्यू पॉइंट किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता था, वही सवाल आ गया, ऑल द अबव। वेज कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, भैया देखो, मजदूरी में कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बनाए रखती है। यह दृष्टिकोण किस भाई साहब का था, भैया पिगू साहब का था, कीन साहब का था, मार्शल साहब का था, या फिर इनमें से किसी का नहीं था। तो भैया ये जो व्यू पॉइंट है किसका था, मिस्टर पिगू साहब का था। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट, बताया था ना इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच हमारे पास थे, एक एडीएस अप्रोच और दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एडीएस अप्रोच से संतुलन कब होता था, जब एडीएस के बराबर होता था, और सेविंग इन्वेस्टमेंट से जब सेविंग इन्वेस्ट एस इज इक्वल टू आई। तो सवाल बहुत इजी इजी पूछता है बच्चों, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछता। तो अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट, इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमिन्ड एट अ पॉइंट वेयर एस इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू एस का मतलब क्या हुआ, एस इज इक्वल टू आई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आओ जरा अगला क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अच्छा, y इज इक्वल टू हमने वैसे पढ़ा था c प्लस एस, लेकिन s i के बराबर होता है तो c प्लस आई लिखना सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, c प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी कट के s इज इक्वल टू आई, बिल्कुल होता है, ये भी बात सही कह रहा है। चलो तो समझाने के लिए लिखा था, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। अच्छा, और ये क्या लिखा है भाई, y इज इक्वल टू, टाइपिंग एरर लग रहा है, तो भैया ये दोनों सही हैं, इसका मतलब ऑल द अबव यहाँ भी कुछ सही जैसा दिया होगा, तो डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। अच्छा चलो जरा, ये कह रहा है सिंपल, y इज इक्वल टू नेशनल इनकम, इनकम क्या नेशनल इनकम के बराबर होता है, तो यहाँ हम ये मान के चलते हैं, तो बिल्कुल, तो बी इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, इसको हटा लो। चलो देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन,
कीन्स की थ्योरी किस चीज पर बेस्ट है? तो भैया बार बार मैं बात कर रहा हूं, कीन्स की थ्योरी किस चीज पर बेस्ट है? इफेक्टिव और इफेक्टिव डिमांड पर बेस्ट है। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड याद रख लो। इफेक्टिव डिमांड का मतलब हुआ एडी, इफेक्टिव डिमांड का हिस्सा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। चलो तीसरा चैप्टर आ गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो हमने पढ़ा था, मल्टीप्लायर को किससे डिनोट किया जाता है भाई साहब? इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है। भैया हम फटाफट क्वेश्चन करने लग रहे हैं धड़ाधड़। 60 क्वेश्चंस करने का टारगेट है इस वीडियो के अंदर, और बिल्कुल बिना समय वेस्ट किए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को बिल्कुल हम लोग कवर करते जा रहे हैं। कीन्स मल्टीप्लायर स्टैब्लिशेस रिलेशनशिप। कीन्स का जो मल्टीप्लायर था, मतलब जो के था, वो संबंध स्थापित करता है कीन्सियन गुणांक निम्न के बीच, निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच। भैया डेफिनेशन में क्या था कि निवेश में परिवर्तन से आय कितना गुना बढ़ जाएगा। निवेश और कंजम्पशन के बीच, अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं देखा था हमने। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच, बचत और निवेश के बीच, ऐसा भी कुछ हमने नहीं देखा था। नन ऑफ दिस बिल्कुल सही बात है। हमने आय और इनकम के बीच देखा था ना, डेल्टा इनकम में कितना परिवर्तन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड, अभी ऊपर ही लिखा है भैया, के बराबर क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो 32 का बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जिसका बेसिक्स क्लियर है भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका नहीं क्लियर है वो कर लो। जैसे बता रहा हूं कि इन्वेस्ट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, तो मान लो के से डिनोट करते होंगे, और के बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। चलो देखो जरा, विच फैक्टर अफेक्ट्स कीन्सियन मल्टीप्लायर। कीन्स के मल्टीप्लायर को इनमें से कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? कौन से कारक कीन्सियन गुणांक को प्रभावित करते हैं? एमपीसीएस, एमपीसी, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही प्रभावित करते हैं। चलो भाई देखो, द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। अमूमन मैंने बताया है कि ये स्पेशल केस होगा 1 और 0 का। आमतौर पर एमपीसी की वैल्यू फॉल्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच फॉल करती है। क्वेश्चन नंबर 35, इफ एमपीसी इज 0.5, एमपीसी 0.5 है, अच्छी बात है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है, ठीक है, मतलब डेल्टा आई जो है वो है 100 करोड़, अच्छी बात है। तो बोलता क्या है, द इनकम जनरेशन इन इकोनॉमी विल बी, डेल्टा वाई की वैल्यू पूछता है। अच्छा, तो के की वैल्यू सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, तो ये हो गया 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, पॉइंट हटा 0 आया, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास वैल्यू आ गया के इज इक्वल टू 2। के की वैल्यू 2 आ गई। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 2। डेल्टा वाई निकालना है, 2 इंटू डेल्टा आई। डेल्टा आई दिया है कितना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने से हुआ है? ये देखो 100 करोड़ से हुआ है। 100 करोड़, 100, तो ये हो गया 200। ये लो 200, देखो जरा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी 35 का सी। भैया इनकम जनरेशन कितना होगा? अगर 100 करोड़ का निवेश करेंगे तो इनकम कितना हम जनरेट कर पाएंगे? 200 करोड़, मतलब कितने गुना? 2 गुना। के तो हमको मल्टीप्लायर टाइम्स में ही बताता है ना, कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमारा इनकम कई गुना बढ़ जाएगा। आओ जरा देखो, 35 हो गया। हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ, थ्योरी ऑफ, हेलो बच्चों, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का है। ध्यान रखना, बच्चा यहाँ गलती करता है, इनकम मल्टीप्लायर नहीं कहा, थ्योरी ऑफ। एक होता है इनकम मल्टीप्लायर, अगर इनकम मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, आय गुणांक होगा। हमसे क्या पूछा? रोजगार गुणांक पूछा है। सवाल को बदल दिया है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूं, बच्चा गलती कर देता है। तो अगर इनकम मल्टीप्लायर कहता तो आंसर कीन्स हो जाता। भैया ऑप्शन बी, कहान, ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो याद रखो, ध्यान रखना, एग्जाम में गलती हो जाती है, मैं डेंजर इस खतरे को दे रहा हूं।
रेटिंग अच्छी है इस क्वेश्चन की, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो कीन्स पर टिक लगा के चले आते हैं। ये गलती से आपको बचना है, यहाँ गलती हो सकती है। विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? k इज इक्वल टू 1/MPC, गलत, बार बार फॉर्मूला लिखा हूं, 1/1 - MPC। एक फॉर्मूला ये ऊपर लिखा था, k के 3 फॉर्मूला होते हैं, 1/1 - MPC, एक होता है 1/MPS, क्योंकि 1 - MPC किसके बराबर होता है? MPS के बराबर होता है, और एक होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। इन्हीं तीन में से एक फॉर्मूला भैया आपको लगा देना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कीन्स डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम खान्स। अब भैया अब देखो, ट्रिक से सवाल को करना है। अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि कहन का कौन सा थ्योरी था? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था। तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की मदद से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 39, द वैल्यू ऑफ किन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन। केंसियन निवेश का मूल्य इस पर निर्भर करता है, किस पर भैया? किस पर निर्भर करता है? इनकम लेवल पर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर, या भैया इन्वेस्टमेंट लेवल पर। अब देखो ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस पर डिपेंड करता है, ये भी सवाल को मैं अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। तो भैया अब तुम देखो, इनकम लेवल पर या चेंज इन इनकम लेवल पर? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल तो था ही नहीं। इन्वेस्टमेंट या चेंज इन इन्वेस्टमेंट? तो भैया बचा क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। तो गलत को छांटोगे, सही अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एमपीसी एंड मल्टीप्लायर हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, एमपीसी और मल्टीप्लायर, हाँ हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस, याद आ रहा है दिमाग के खोपड़े में? नोट्स को पलट के देखो, सब मिल जाएगा। कैसा? तो एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच, एमपीएस और मल्टीप्लायर, ये कर लो भाई एमपीएस, यहाँ ठीक कर लो। यह है एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच इनवर्स रिलेशन होता है, बोथ ए एंड बी। तो बिल्कुल सही बात है, जहां तक मुझे याद है मैंने सारी की सारी चीज कवर करवाया हूं। यहाँ ठीक कर लो, यहाँ एमपीएस होगा, करेक्शन है ऑप्शन सी। इफ एमपीसी 0.5 तो के की वैल्यू क्या होगी? बार बार निकाल रहे हैं, 2 होगी। लो, चैप्टर नंबर 4 आ गया, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। तो भाई साहब देखो, 60 क्वेश्चन में 42 क्वेश्चन तक हम लोग बिल्कुल पहुंच गए हैं, और टाइम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो बच्चों सीधी सी बात है, पहले जाके दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो। और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में अब नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं। बिहार बोर्ड वाले खासकर बच्चों, और सीबीएसई वालों, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन की मदद से अगर हमको दिक्कत आएगी किसी क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज अपना कर लेंगे, उसमें टेंशन क्या है। तो देखो जरा, आओ, डिफ्लेशनरी अपस्फीति अंतर किसके माप को दर्शाता है? डिफ्लेशनरी गैप शोज द मेजरमेंट। भैया क्या बताता है? डेफिशिएंट डिमांड बताता है, बिल्कुल सही बात है। चलो, इन किन्सियन इकोनॉमिक्स द स्टेट ऑफ डेफिसिट डिमांड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? डेफिसिट डिमांड को अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट पर तो एडीएस बराबर होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या होता है? ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। जो नोट सबसे आखिरी में दिया था उसमें डायग्राम बनाया हुआ था, उसी डायग्राम के आधार पर यह सवाल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आओ जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, अगर डिफ्लेशनरी गैप आया है अपस्फीति अंतर की स्थिति में, भैया डिमांड क्या तेजी से बढ़ेगा, क्या सप्लाई तेजी से बढ़ेगा? भैया बोथ, दोनों ही होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों ही होगा। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। चलो दिमाग जरा लगा दो, क्या लगता है तुमको? क्या लगता है? हमसे क्या पूछा? एक तरीके से पूछ रहा है कि डेफ्लेशनरी गैप का कारण क्या है। डेफ्लेशनरी गैप का कारण क्या है?
तो भैया ऐसा कोई कारण तो होता ही नहीं है भैया, वो तो मनी सप्लाई की इफेक्ट की वजह से होता है ना, डिमांड और सप्लाई की वजह से थोड़ी होता। डिमांड और सप्लाई की वजह से तो प्राइसेस चेंज होते हैं, ये तो माइक्रो का हिस्सा है। तो भैया मुझे लगता है इसका डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। चलो देखो जरा 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ अपियरिंग सरप्लस डिमांड। सरप्लस डिमांड आने का क्या कारण हो सकता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बिल्कुल कारण है। फॉल इन टैक्सेस, टैक्स रेट कम हो गया, सामान सस्ता हो गया, लोग खरीदना शुरू कर दिया, बिल्कुल संभव है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति में बढ़ोतरी हो गई, बिल्कुल। ऑल द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमिन्ड एट अ लेवल बिफोर, पहले बोल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको क्या कहा जाएगा? यदि अर्थव्यवस्था में आय संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार से पहले के स्तर पर निर्धारण किया गया, मतलब जहां एडीएस आना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वहां से पहले ही आ गया, तो उसको डेफिसिट डिमांड कहते हैं भाई, घाटे की मांग कहते हैं। 47, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, क्या विशेषताएं होती हैं? एग्रीगेट डिमांड छोटा होता है, एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है, जितना होना चाहिए उससे कम है। एग्रीगेट डिमांड रिमेन शॉर्ट एग्रीगेट सप्लाई, हाँ ये भी सही है, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ विच वन इज द रीजन ऑफ अपीयरिंग डेफिशिएंट डिमांड कंडीशन, डेफिसिट डिमांड आने का क्या कारण है? फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही भैया, मनी सप्लाई घट गया, लोग के पास पैसा नहीं है कि सामान खरीदेंगे, देश में मुद्रा आपूर्ति में गिरावट हो गई, पैसा है ही नहीं, कहां से कर दोगे, डिमांड कम हो गया। निवेश घट गया, तो भैया निवेश जब घटेगा तो सीधी सी बात है मार्केट में पैसा रहेगा नहीं। फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम, वो पैसा जो खर्च करने के लिए आपकी जेब में है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। एंड कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस, ठीक है, टैक्स रेट बढ़ गया, तो सी डी सभी के सभी कारण हैं भैया डेफिशिएंट डिमांड के, सभी के सभी कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइंस ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, भैया अगर डिमांड घटेगा तो बेरोजगारी, रोजगार के अवसर कम होंगे, सही बात है, फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो जाएंगी, लोग काम पे नहीं रखेंगे। प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इन कंट्री, सही बात है। प्रोडक्शन लेवल फॉल्स ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड, हाँ मांग ही कम है, जो माल पहले बनाया था वो ऑलरेडी गोडाउन में है, नया क्यों बनाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, मांग की कमी के कारण रोजगार स्तर में गिरावट, सही बात। देश में कम मांग के कारण मूल्य स्तर गिरता है, सही बात। कम मांग के कारण उत्पादन स्तर गिरता है, सही बात। डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आओ जरा आगे, द डिफरेंस बिटवीन aggregate demand at above, hello, at above full employment and aggregate demand at full employment is known as inflationary gap, उसको कहा जाता है। कौन सा गैप? inflationary gap। चलो भाई आ जाओ, लास्ट टॉपिक, करेक्ट मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड क्या है? विच मॉनिटरी मेजर इज टू बी अडॉप्टेड करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए, मुद्रास्फीति अंतर को ठीक करने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय अपनाया जाता है? तो भैया बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट को बढ़ाने से भैया महंगाई है, कम करना पड़ेगा डिमांड को, लोग किसे पैसा कम कर दो, बैंक रेट को बढ़ा दो, बैंक रेट को जब हम बढ़ा देंगे कर्जा कम मिलेगा बैंकों को, बैंक कर्जा कम बांटेगी, सेलिंग सिक्योरिटीज, पैसा आ जाएगा आरबीआई के पास, सेल करेगी सिक्योरिटीज को, लोग खरीदेंगे, लोग की जेब का पैसा आरबीआई के पास। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर बढ़ा दो, ऑल द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। विच मॉनिटरी मेजर मे बी अडॉप्टेड टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा, सबको कम कर दो, ऑल द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अपीयरेंस ऑफ ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल कुछ इस प्रकार से बनता है भाई, अचानक से इकोनॉमी के अंदर बूम आया, रिसेशन आया,
रिसेशन से हमने रिकवर किया, फिर बूम पर चले गए, फिर से धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो गया। ट्रेड साइकिल में दोनों ही सिचुएशन आती है, डिफ्लेशन की भी और इन्फ्लेशन की भी, मतलब बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ट्रेड साइकिल कुछ इस प्रकार से बनता है भाई, याद है ना। ठीक है, बूम और रिसेशन दोनों ही आते हैं। चलो, विच वन इज करेक्टिव मेजर फॉर डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के क्या तरीके हैं, फिस्कल और मॉनिटरी दोनों ही तरीके यूज किए जाते हैं। राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ए और बी इज अ करेक्ट आंसर। विच मेजर इज इंक्लूडेड इन फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर में किन किन चीजों को शामिल किया गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, टैक्सेशन, ऑल द अबव, सबको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, विच फिस्कल मेजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर करेक्टिंग डेफिशिएंट डिमांड। कम मांग को ठीक करने के लिए, किसको ठीक करने के लिए, कम मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय उपनय, क्या राजकोषीय उपनय जाने चाहिए। गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए, टैक्स को घटाना चाहिए, पब्लिक डेट को कम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। With which component of monetary policy central bank tries to attain economic stability in the country। भैया किस मॉनिटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके सेंट्रल बैंक चाहती है कि आर्थिक स्थिरता हमें हमारे देश में लाई जाए। मौद्रिक नीति के किस घटक के साथ केंद्रीय बैंक देश की आर्थिक स्थिरता में भाग लेने की कोशिश करता है। सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, या फिर ऑल द अबव। चलो भाई बता दो, आंसर तुम्हें पता ही होगा, देख के लग ही रहा होगा, क्या होना चाहिए, बिल्कुल सभी का उपयोग किया जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। 58, विच मेथड ऑफ सेंट्रल बैंक अडॉप्ट फॉर कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिव। हेलो, क्वांटिटेटिव बोला है, तो ओपन मार्केट क्वालिटेटिव होता है, मनी बैंकिंग में देखा था बैंक रेट चेंज इन सीआरआर। ओपन मार्केट भैया ये भी क्वांटिटेटिव होता है, सब क्वांटिटेटिव पूछा है ना, सब तो है, बैंक रेट भी, ये भी, ये भी, डी ऑल द अबव इज अ करेक्ट आंसर। मात्रात्मक और गुणात्मक मनी बैंकिंग में बताया था, विच वन इज क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट, इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव पूछा है बच्चों, देखना ध्यान से गड़बड़ ना हो जाए, क्वांटिटेटिव नहीं पूछा, पिछले में क्वांटिटेटिव पूछा था, अब क्वालिटेटिव पूछा है, गुणात्मक। तो चेंज इन डायरेक्ट क्रेडिट राशनिंग, डी ऑल द अबव इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, which fiscal measure is adopted for correcting inflationary gap। पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटाओ, सेलिंग सिक्योरिटीज, कैश रिजर्व, ऑल द अबव, डी इज अ करेक्ट आंसर। और इसके बाद हमारे कोई सवाल नहीं है, और इसी के साथ हमने इस खूबसूरत से चैप्टर को ख़त्म कर लिया। मुस्कुरा दो बच्चों जरा, और बिल्कुल तैयारी करने लगो, ये चैप्टर भी तुम्हारा खत्म हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट रिवीजन मैं करवा चुका हूं, बस एक चैप्टर बचा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसके बाद माइक्रो आपको खुद से करना है, क्योंकि माइक्रो मैंने करंट में पढ़ाया है, जहां भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बीच में मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं टाइम निकाल के कुछ चैप्टर्स का एमसीक्यूज आपको इसी प्रकार से सॉल्व भी करा दूंगा। लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस खुद से करें, आपने तरीका और अंदाज देख लिया। तो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन जो है, ये चैप्टर होने के बाद बस एक चैप्टर बच जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है बच्चों, तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊं, और उस चैप्टर को भी खत्म करके मैक्रो को पूरा ही खत्म करवा दूं। चलो, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, रिवीजन यूं ही करते रहो, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।